हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम एसएससी जीडी 2025 मैथ्स प्रैक्टिस से डे 7 लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर 21 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हुए हैं। अगर हमने कहा ये पुल है जिसकी लंबाई 900 मीटर है, अच्छा, इसके एक छोर पर एक लड़का खड़ा हुआ है और दूसरे छोर पर भी एक लड़का खड़ा हुआ है। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की ओर चलेंगे, एक किस स्पीड के साथ, एक 10 की स्पीड से चलेंगे तो दूसरा 8 की स्पीड से चलेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में बताइए कि वे एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे। ठीक, बिल्कुल सही बात है, कभी ना कभी मिलेंगे। मैंने कहा कि ये वो पॉइंट है जिस पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो मिलने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा? ये 900 मीटर की डिस्टेंस को दोनों मिलकर तय करेंगे क्या मिलने के लिए? तो चली गई दूरी लिखेंगे सर 900 मीटर। ठीक, डिवाइड करेंगे स्पीड, लेकिन स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बात होगी, सापेक्ष चाल बात होगी। अपोजिट दिशा में चल रहे हैं दोनों, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगे। तो ये 10 और 8 18 हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 50 आएगा क्या? तो सर ये समय लगा 50 मिनट मिलने का समय। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए, S1 अकेले किसी काम को 16 दिन में करता है, S2 अकेले उसी काम को 80 दिन में करता है। S1, S2 और S3 साथ मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। सवाल क्या कहता है कि S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, दिनों की संख्या का आप एलसीएम पता करो। तो 16 और 80 का एलसीएम 80 होता है, 80 और 6 का एलसीएम 80 गुना 6, तो 6 48, 480, 480 यूनिट्स ये है सर हमारे पास दिनों की संख्या का एलसीएम। ये क्या बताएगा? टोटल कार्य को बताएगा। ठीक, तो ये टोटल कार्य में 1 बाय 1 डिवाइड करो ये दिनों की संख्या को। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 × 48, 30 यूनिट। अच्छा, 80 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 6 = 48, 6 यूनिट। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 8 = 48, 80 यूनिट। ठीक है, अब देखो ये क्या है सर, ये कार्य करने की स्पीड है। ठीक है, कार्य करने की इफिशियंसी। S1 30 यूनिट काम करेगा, S2 6 यूनिट काम करेगा, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 80 यूनिट। तो भाई साहब S3 को 44 यूनिट काम करना पड़ेगा क्या? मतलब जो S3 है ये 44 की स्पीड से काम कर रहा है। टोटल काम करना है 480, तो 480 को 44 से डिवाइड कर दो, तो आप कहेंगे सर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, तो 120/11 दिन लगेंगे अगर S3 अकेले उस काम को पूरा करने जाएंगे। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए, टी यू और वी का औसत वजन 42 है, तो टी यू और वी के वजन का योग कहें तो लिखेंगे औसत गुणा करेंगे संख्या। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126 केजी आ जाएगा। अब देखो टी और यू का औसत वजन 40 केजी है, तो टी और यू के वजन का योग कहें तो लिखेंगे औसत गुणा करेंगे संख्या। तो सर ये 80 केजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो u और v का औसत वजन 36 केजी है, तो u और v के वजन का योग कहे तो लिखेंगे औसत गुणा करेंगे संख्या। तो 36 दूनी 72 केजी। ठीक, अब देखो मैंने क्या कहा, आप ये दोनों को आपस में ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा? t प्लस 2u प्लस v। ठीक है, और इधर 80 प्लस 72 कितना हो जाएगा? 152 केजी। ठीक है, अब मैंने कहा कि अब आप ये दोनों को माइनस करिए। ठीक, तो आप कहेंगे t माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, v माइनस v कैंसिल हो जाएगा, 2u माइनस u क्या हो जाएगा? u बराबर राइट हैंड साइड में जाओ, तो 152 में 126 आप माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा क्या? तो 26 केजी। तो यही पूछा गया था u का वजन कितना है, तो आप कहेंगे 26 केजी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। मिश्रण में अम्ल की मात्रा, एसिड की मात्रा कितनी है पता करके बतानी है। यहाँ पे एसिड और वाटर का मिश्रण बात हुआ है, किस अनुपात में बना ये मिश्रण? तो 7:4 में। बाद में ये जो अनुपात है बदल जाता है 7:5। कब? जब हम इस मिश्रण में 2 लीटर पानी ऐड कर देते हैं।
तो हमने एसिड की मात्रा में कोई छेड़खानी नहीं किया, पहले भी एसिड 7 यूनिट, बाद में भी एसिड 7 यूनिट, लेकिन वाटर की बात करें तो पहले 4 यूनिट, बाद में 5 यूनिट। कितना हमने ऐड किया? 1 यूनिट ऐड किया है। क्या 1 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में देके रखा हुआ है 2 लीटर। हमको मिश्रण में एसिड की मात्रा पता करनी है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। क्या 1 की कीमत 2 लीटर, तो 7 की कीमत 7 दूनी 14 लीटर। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, संख्या का मान कितना है पता करके बताइए। हमने मान लिया संख्या का मान 100% के बराबर, तो सवाल के हिसाब से 100% की वैल्यू पता करनी है। क्या उस संख्या का अगर हम 27% की बात करें तो ये बराबर है उसी संख्या के 13% से 56 अधिक। ठीक, अब देखो परसेंट से परसेंट सॉल्व किया जाएगा, 13% इधर आके माइनस होगा तो सर ये 14% हो जाएगा, तो 14% बराबर 56। ठीक, आप कहेंगे सर 14 एकम 14 और 14 चौकी 56, तो 1% बराबर 4 हो जाएगा। तो हम कहें 100% बराबर, तो 100 गुणा 4, तो ये 400 आ जाएगा। क्या यही तो है वो संख्या का मान। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी है। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। कुल विद्यार्थी की संख्या 13 + 15 28 यूनिट। तो आप कहेंगे 28 यूनिट की वैल्यू सवाल में देके रखा हुआ है 560। ठीक, आप कहेंगे सर 28 एकम 28, 28 दूनी 56, तो ये 20 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 20 के बराबर, तो 13 की वैल्यू आप कहेंगे 13 गुणा 20, तो ये 260 हो जाएगा। 15 की वैल्यू तो 15 गुणा 20, तो ये 300 हो जाएगा। तो ये हुआ लड़कियों की संख्या और ये हुआ लड़कों की संख्या। ठीक, अब देखो यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा पता करके बतानी है। तो 260 में 40 और ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा सर 300। लड़कों की संख्या अब कितना हो गया 300, लड़कियों की संख्या जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, जो कि 300 था। क्या अब देखो नया अनुपात पता करना है तो 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा सर, तो ये 1:1, यही आएगा आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए, एक निश्चित धन राशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धन राशि ज्ञात करके बतानी है। इसको हम कह सकते हैं 100% के बराबर। तो 100% की वैल्यू हमको रुपए में पता करनी है सर। तो अगर हमने कहा कि 1 वर्ष में साधारण ब्याज प्रतिशत में बताओ तो 13%। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए बात करनी होगी। क्या तो 5 गुना हो जाएगा 65%। ठीक, तो 65% ये है 5 वर्ष का साधारण ब्याज, जिसकी वैल्यू सवाल में देके रखी हुई है 2275 रुपए। अब देखो ये जो 2275 रुपए है ये है 65% की वैल्यू। हमको 100% की वैल्यू पता करनी है, 100 का गुणा कर देंगे तो 13 पंचे 65 और ये हो जाएगा 13 कम 13, 13 सत्ते 91, 13 पंचे 65। ठीक है, 5 से काटेंगे एक बार में और ये 20 बार में। ठीक, तो अब इसको आपस में गुणा करो तो एक 0 लग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3500 रुपए। यही तो है वो धनराशि। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए 2 का पावर 3 गुणा 3 का पावर 5 और 2 का पावर 4 गुणा 3 का पावर 6, इसका महत्तम समापवर्तक क्या है पता करके बतानी है। मतलब हमको एचसीएफ पता करनी है। क्या तो देखिए यार, एचसीएफ पता करने के लिए दी गई संख्याएं में आप चेक करो ऐसा आधार जैसे कि 2 और यहाँ पे 3, क्या दोनों में मौजूद है? हाँ सर दोनों में मौजूद है। तो दोनों में मौजूद आधार होना चाहिए। अब उस आधार का मिनिमम पावर देखना है दोनों संख्या में। तो 2 का मिनिमम पावर यहाँ पे 3 दिख रहा है क्या, जो दोनों में मौजूद है, और 3 का मिनिमम पावर यहाँ पे 5 दिख रहा है क्या, जो दोनों में मौजूद है। आपस में गुणा कर दो, यही तो है एचसीएफ। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक, देखिए सवाल क्या कहता है कि सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है। अगर हम अंजलि के बारे में कहें तो अंजलि उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है। अगर हम सोनिया के बारे में कहें तो सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कहता है, यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 3300 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा कितना रुपए है ये पता करके बतानी है। तो सबसे पहले काम, दिनों की संख्या का आप एलसीएम पता करेंगे
कितना आएगा सर 720। तो ये हुआ टोटल कार्य, इसको डिवाइड करेंगे 1 बाई 1 दिनों की संख्या से, ठीक है। तो आप बोलेंगे सीमा एक दिन में 6 यूनिट काम करेगी, अंजलि एक दिन में 5 यूनिट काम करेगी, सोनिया एक दिन में 4 यूनिट काम करेगी। ये कार्य करने का स्पीड हुआ, कार्य करने की इफिशियंसी। मैंने कहा आप इसका रेशियो पता करो, तो 6 रेशियो 5 रेशियो 4, ये हो गया कार्य करने की स्पीड का रेशियो, या फिर मैं कह सकता हूं कार्य करने का अनुपात कि सीमा, अंजलि और सोनिया ने कितना कितना काम किया हुआ है, ठीक है, इसका ये अनुपात हो गया। ठीक, मैंने कहा कि इसका टोटल करो, तो टोटल काम 6 5 11 4 15, तो टोटल काम के लिए जो टोटल भुगतान हो रहा है वो 3300 रुपए है क्या, ठीक है। तो टोटल काम अनुपात में 15 है और अंजलि का हिस्सा 15 में से कितना 5, ठीक है। अरे अंजलि का हिस्सा 15 में से 5 है, तो टोटल जो भुगतान है उसका गुणा कर दो यहाँ पे 3300 रुपए। तो बस फिर यहाँ से अंजलि का हिस्सा पता चल जाएगा, ठीक है। ये 5 क्या है, अंजलि का हिस्सा है ना, तो अंजलि का हिस्सा रुपए में पता चल जाएगा। 5 कम 5 5 या 15, फिर बोलेंगे 3 एकम 3, फिर इधर से 3 एकम 3 3 एकम 3 और ये 2 जीरो, मतलब 1100 रुपए आएगा सर, ठीक है, अंजलि का हिस्सा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अगर क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 यूनिट के बराबर, तो अंकित मूल्य जरूर 110 यूनिट रहा होगा, तभी तो अंकित मूल्य बोला गया है 10% अधिक, किससे, क्रय मूल्य से। जैसा आप देख सकते हैं, यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा पता करके बतानी है। देखिए 11 रुपए की छूट के साथ 132 रुपए में बेचा जाना, इसका मतलब क्या हुआ, जरूर उस कुर्सी का जो अंकित मूल्य है वो 143 रुपए रहा होगा। अरे 132 प्लस 11 143 रुपए, और बेचने की कीमत यहाँ पे कितनी है, तो आप कहेंगे 132 रुपए। अब देखो सवाल के हिसाब से हमको क्या समझ में आ रहा है कि 110 यूनिट की जो वैल्यू है वो 143 रुपए, ठीक। इसका मतलब 110 का गुणा अगर हम 13/10 से कर दें तो हमको 143 रुपए मिल जाएगा। तो भाई साहब 100 यूनिट की वैल्यू पता करनी है जो कि क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 13/10 का गुणा करो 100 के साथ, तो 130 रुपए हो जाएगा। अब देखो 130 के माल को हम बेच रहे हैं कितने में, 132 रुपए में, तो 2 रुपए का लाभ होगा क्या, और लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है, जो कि 130 रुपए है, ठीक है। गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा सर 20/13, तो 13 एक बार में जाएगा, फिर 13 से काटेंगे एक बार में, फिर दशमलव लगाएंगे 70 हो जाएगा, 13 पंचे 65, 1.5 समथिंग आएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपए का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य क्या है पता करके बतानी है। अगर हमने उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100 यूनिट के बराबर, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बेचने की जो कीमत है वो 10% लाभ के साथ बेचा जाएगा। 100 के माल को अगर हम 110 में बेचेंगे तभी तो 10% के लाभ के साथ बेचे होंगे, ठीक। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 10 का, ठीक है। तो ये 10 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में देके रखा हुआ है 120 रुपए, ठीक है। अब देखो यार 10 एकम 10 और ये 12 बार में जाएगा 10 से, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपए। सवाल में पूछा गया विक्रय मूल्य, बेचने की कीमत बताओ, 110 यूनिट है क्या, रुपए में पता करो, तो 1 की वैल्यू 12 रुपए, तो 110 की वैल्यू 12 से गुणा करेंगे, तो 12 शून्य 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13, 1320 रुपए, यही तो है सेलिंग प्राइस, बेचने की कीमत, विक्रय मूल्य। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है और हानि प्रतिशत 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है पता करके बतानी है। क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं सर सीपी, हमने मान लिया ये 100 यूनिट के बराबर, तो सवाल के हिसाब से हमको 100 यूनिट की वैल्यू रुपए में पता करनी है क्या। अब देखना 100 यूनिट के माल को 32% हानि पर बेचा जा रहा है, जरूर 68 यूनिट पर बेचा जा रहा होगा। 68 यूनिट की वैल्यू सवाल में देके रखा हुआ है 306 रुपए, तो 306 रुपए डिवाइड कर देंगे 68, तो ये क्या बताएगा, 1 यूनिट की वैल्यू रुपए में। हमको 100 यूनिट की वैल्यू पता करनी है क्या, तो 100 से गुणा कर दो, पता चल जाएगा, यही तो है क्रय मूल्य, ठीक है। तो बस फिर अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 17 से काटेंगे 4 बार में,
17 से काटेंगे 18 बार में, यहां से 4 एकम 4 और ये 25 चौके 100, तो 18 का गुणा 25 से करो तो 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, ठीक है, तो 450 रुपए, यही तो है क्रय मूल्य। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है पता करके बतानी है। अगर हमने कहा कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से भी जानेंगे, तो सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर जिसको हम कर्ण कहते हैं, ऊंचाई के बारे में बात हुई है 15 सेंटीमीटर जिसको हम लंब कहते हैं। अगर हमको ये आधार पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 8, 15 और ये 17, जिसमें सबसे लंबी भुजा वो कर्ण हो गया। अच्छा, ऊंचाई के बारे में बात हुई है तो 15 ऊंचाई हो गया, तो आधार जरूर 8 सेंटीमीटर रहा होगा, हाँ कि ना। तो क्षेत्रफल पता कर लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार लिखेंगे फिर ऊंचाई लिखेंगे, ठीक है, तो 2 एकम 2 और ये 2 चौके 8, 4 का गुणा 15 से करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो है क्षेत्रफल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से डिविजिबल हो ऐसा नंबर पता करके बतानी है। या तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व करो या तो 1 बाय 1 चेक कर लो ऑप्शन से। हमने कहा ऑप्शन ए को चेक किया तो 11 अट्ठे 88, 3 बजेगा 36, 11 तिया 33, फिर 3 बजेगा 34, सर ये तो नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे बात करो 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो 11 अट्ठे 88, 16 हो जाएगा, 11 एकम 11, 5 बजेगा 52, सर ये भी नहीं जाएगा। इधर चेक करके देखो जरा, तो आप कहेंगे 11 चौके 44, 45 हो जाएगा, फिर 11 चौके 44, फिर 17 हो जाएगा, सर ये भी नहीं जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन तो बच गया भाई साहब, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चेक करके देखो, 11 छक्का 66, नहीं 5 बार में, 11 पंचे 55, फिर 10 बजेगा 108, 11 नियम 99, फिर 11 नियम 99, कट गया, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। देखिए सबसे पहले ना हम छोटा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2 छक्का 12 और 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, और 26 में 9 17 आ जाएगा, तो छोटा वाला ब्रैकेट की वैल्यू 17 आ गया क्या। अब देखो छोटा वाला ब्रैकेट के बाहर है 4 का गुणा, फिर यहाँ पे डिवाइड है, फिर ये 68, ठीक। तो अब हम मंझला वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात बोधमास रूल क्या कहता है कि भैया आप ना डिवाइड करो पहले, तो 4 एकम 4 और ये 17 बार में जाएगा, ठीक है, तो 17 गुणा 17 हो जाएगा। तो मंझला वाला ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगा 289 आएगा क्या, ठीक है। अब मंझला वाला ब्रैकेट के बाहर आप देखेंगे तो यहाँ डिवाइड लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे है सर 289, तो फाइनली हमको बड़ा वाला ब्रैकेट की वैल्यू मिल जाएगा। तो भाई साहब ये तो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा सर, ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 464.1 रुपए है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है पता करके बतानी है। वार्षिक ब्याज की दर अगर आर है तो अर्धवार्षिक ब्याज की दर क्या हो जाएगा r/2। तो हर 6 महीने में ब्याज की गणना होनी है, तो दिए गए समय 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष में 4 बार ब्याज की गणना होनी है क्या, n की वैल्यू 4 है। अगर हम कहें चक्रवृद्धि मिश्र धन, a बराबर लिखेंगे मूलधन, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर डिवाइड में 100, फिर ब्रैकेट का पावर लगाएंगे n, तो n की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहली बात मूलधन कितनी, तो आप कहेंगे सर 1000 रुपए, 1 प्लस ब्याज की दर r/2 लिखेंगे, तो यहाँ पे r डिवाइड में ये 200 हो जाएगा सर, ठीक है, n की वैल्यू 4 है। अगर हम कहें मिश्र धन, तो ये मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा 1464.1 रुपए। सबसे पहली बात आप ये दशमलव को हटाइए, तो यहाँ पे डिवाइड में 10 आ जाएगा। अब ये 1000 का इधर आप गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर 10,000, हाँ कि ना। ऊपर में क्या लिखेंगे 14641, ठीक है, फिर इधर क्या है सर, तो 1 प्लस आर डिवाइड में 200, फिर लिखेंगे ब्रैकेट का पावर 4। तो आप इसको भी ना पावर 4 में कन्वर्ट करो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए 10,000, अगर हम 10 का पावर 4 लिखें तो 10,000 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे पावर लगा दिया। अगर हमने कहा 11 का पावर 4 तो ये 14641 आएगा, ठीक है। तो अब देखो 1 प्लस आर डिवाइड में 200, फिर ब्रैकेट का पावर लगाएंगे 4, तो यहाँ से पावर 4 यहाँ से पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इधर आके माइनस होगा, तो ये 1/10 बचेगा, फिर इधर क्या बचा r/200, सर यहाँ से एक जीरो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो r की वैल्यू कितना आएगा 20 आएगा क्या, तो यही r क्या था वार्षिक ब्याज की दर, ठीक 20%। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
देखिए सवाल क्या कहता है, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे पता करके बतानी है। तो शेष विषय में प्राप्त कुल अंक कितने हैं पता करनी है। तो सबसे पहली बात, 6 विषयों में जो अंक मिला है उसका योग कर देंगे और इसमें से जो एक विषय में जो अंक मिला है 80 उसको माइनस कर देंगे। तो 6 विषयों के अंकों का योग मतलब लिखेंगे संख्या गुणा करेंगे औसत अंक 75, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये 80। तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, ठीक है, 45 में आप 80 को माइनस करेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा 370, ठीक है। यही तो है शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है पता करके बतानी है। मैंने मान लिया वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो सबसे पहला डिस्काउंट 40%, रह जाएगा कितना 60%। 60% का मतलब 20 या 60, 20 पंजे 100। दूसरा डिस्काउंट 50% का है, रह जाएगा कितना 50%। 50% का मतलब 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो देखिए यार, अगर हमने अंकित मूल्य x माना है तो अंकित मूल्य x का सबसे पहले हम 3/5 पता कर लेंगे, फिर उसके बाद इस वैल्यू का हम 1/2 पता कर लेंगे, ठीक। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 204 रुपए के बराबर। तो ये तरीका है सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्रमिक छूट वाले सवाल को सॉल्व करने का तरीका, ठीक। तो अब देखना, सबसे पहली बात ये 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 एकम 3, 3 छका 18, 3 अट्ठे 24, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 का गुणा 2 से तो 10 हो जाएगा, 10 का गुणा इधर 68 से करेंगे तो 680 रुपए। यही तो है x की वैल्यू जिसको हमने अंकित मूल्य माना था। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है और इसमें पहले 10% की वृद्धि हो जाती है तो अब ये कितना हो जाएगा 110%। 110/100 का गुणा कर देंगे वास्तविक मूल्य के साथ, फिर 15% की कमी की जाती है, ठीक है, तो इसका 15% कम करने से रह जाएगा कितना 85%। तो 85/100 का गुणा करो। तो सवाल कहता है घड़ी का अंतिम मूल्य कितना है पता करके बतानी है। तो यही तो हमारा अंतिम मूल्य है घड़ी का। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया सर, फिर कहेंगे 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, फिर कहेंगे सर 5 चौके 20, फिर इधर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर काटो 2 दूनी 4 और इधर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 का गुणा 17 से करेंगे, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85 और 8 93, 935 डिवाइड करेंगे 2 को, ठीक, फिर बोलेंगे 2 एकम 2 और इधर 2 चौके 8, फिर कितना बचेगा ये 13, 2 छक्का 12, फिर 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर दशमलव लगाएंगे 2 पंचे 10, ठीक है जी। तो ये 467.5, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये तो रहा इस सवाल को सॉल्व करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका है सर रेशियो मेथड। हमने कहा 10% का मतलब होता है 1/10, तो पहले 10% की वृद्धि किया गया तो 10 में 1 की वृद्धि, तो पहले 10 रहा होगा फिर 10 से 1 11 हो गया, ठीक, यही बात है। फिर 15% की कमी हो रही है तो 15% का मतलब क्या होता है सर, तो 3/20, तो 15% की कमी है तो 20 में 3 की कमी, यही बात है। तो पहले 20 रहा होगा अब ये 17 हो गया होगा, ठीक। हमने कहा कि ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा ये नेट परसेंटेज चेंज का रेशियो मिल जाएगा। ये 200 आएगा और ये क्या आ जाएगा 11 सत्ते 77 का 7 हासिल गया 7, 11 कम 11, 11 7 18, 187। अब देखेंगे ये क्या बताएगा सर वास्तविक मूल्य को, ठीक है, और ये अंतिम मूल्य को बताएगा, ठीक है। तो वास्तविक मूल्य एक्चुअल में 500 रुपए है क्या, तो ये 200 का 2.5 गुना है 500, मतलब यहाँ पे 5/2 का गुणा किया गया होगा 200 के साथ। तो भाई साहब इधर भी आप 5/2 का गुणा कर दो, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा 467.5 रुपए। यही तो है अंतिम मूल्य। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक। देखिए यदि p माइनस क्यू बराबर 9 और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127 है तो pq का मान ज्ञात करके बताइए। अगर हमने कहा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करो तो ये किसके बराबर होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq, ठीक है। अब देखो p माइनस क्यू की वैल्यू 9 दे के रखी हुई तो 9 का स्क्वायर बोलेंगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सर ये 127 दे के रखा हुआ है,
माइनस का 2, फिर लिखेंगे पी क्यू। अब ये माइनस का 2 पी क्यू इधर आके प्लस हो जाएगा 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा 9 के स्क्वायर 81, तो 127 के साथ 81 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर? आप कहेंगे 7 में 1 6, 12 में 8 4, ठीक है। तो 2p की वैल्यू कितना है? 46 है। तो आप कहेंगे सर 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो पी क्यू की वैल्यू पता चल गया हमको कितना? 23। ठीक, यही तो आंसर है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 21 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस। आशा करता हूं कि आप सभी ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर। जय हिंद।